लंबे हाथ वाली काली बहू के घर आई गोरी सौतन। देखो, कोशिश करना कि अपने हाथों को पीछे ही रखो। हाँ माँ, इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरे हाथ मेहमानों के सामने ज्यादा ना आए। और तुमने ये मेकअप कैसा किया है? इसमें तो तुम और भी ज्यादा काली नजर आ रही हो। एक काम करो, दोबारा से चेहरा धो लो और इस बार क्रीम पाउडर ढंग से लगाना ताकि तुम थोड़ी सी गोरी नजर आओ। सावित्री ऐसा कहकर रसोई संभालने के लिए चली जाती है। वहीं अंजलि को अपनी माँ की बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो बाथरूम में जाती है, अपना मुंह धोकर दोबारा से तैयार होना शुरू कर देती है। मेरे हाथों से तो मैं तैयार भी नहीं हो सकती हूँ। हे भगवान, अगर सही से तैयार नहीं हुई तो माँ मुझे फिर से डांटेंगी। अंजलि ऐसा सोचकर अच्छे से तैयार होती है और तैयार होने के बाद अपनी माँ की मदद करने रसोई में आ जाती है। अरे ये क्या, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे तुम्हें पता है ना यहाँ कितनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। जाओ तुम जाकर कमरे में बैठ जाओ। अपनी माँ की बात मानकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ सावित्री सभी मेहमानों को चाय नाश्ता देती है। देखते ही देखते रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और सुमित को अंजलि की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है, लेकिन वह अपनी माँ के कहने पर रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद वह शादी करके अंजलि को अपने घर ले आता है, लेकिन घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में चला जाता है। वहीं कलावती उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बेटा रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? देखो, दोनों का गृह प्रवेश एक साथ होना जरूरी है। मुझे कोई गृह प्रवेश नहीं करवाना, आप ही करो इस काली कलूटी बहू का गृह प्रवेश। सुमित ऐसा कहकर कमरे में पहुंच जाता है तो वहीं कलावती अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसके दोनों लंबे हाथों को देखकर कलावती कहती है, अरे बहू, ये तेरे हाथों को क्या हो गया है? तेरे हाथ तो बिल्कुल कानून की तरह लंबे नजर आ रहे हैं। अरे माँ जी, ये तो मेरे बचपन से ही ऐसे हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे हाथ लंबे ही हैं। ये तेरे लंबे हाथ तो अब मेरे बहुत ज्यादा काम आया करेंगे। तेरे लंबे हाथों की वजह से घर के जाले तो साफ हो ही जाएंगे। कलावती की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती हैं। जिसके बाद कलावती अपनी बहू को खुद उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर उसका बेटा बिस्तर पर पहले से ही सो चुका था। ये तेरा कमरा है, लगता है सुमित कुछ ज्यादा ही शादी के चलते थक गया है, इसीलिए वो सो गया। लेकिन चिंता मत कर, मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है। कलावती अपनी बहू को किसी तरह समझा देती है। जिसके बाद अंजलि घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और अपने लंबे लंबे हाथों से घर के सारे काम बहुत जल्दी कर लेती है। अमित बेटा, ये डब्बा देख कितना ऊपर रखा है, जल्दी से डब्बा उतार कर दे दे। माँ मुझे माफ करना, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सुमित वहां से फौरन निकल जाता है। जिसके बाद कलावती की बहू अंजलि आती है और अपने लंबे हाथों से किचन के अंदर रखा हुआ डिब्बा उठाकर अपनी सास को दे देती है। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए माँ जी। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से सुमित की नौकरी छूट जाती है और घर में परेशानियां आने लगती हैं। इन्हीं के चलते उन्हें अपना मकान बेचकर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। कलावती परेशान होकर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर रही होती है, तभी सुमित उसे देखकर गुस्से से कहता है, ये सब क्या कर रही हो आप? ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला। अरे इस घर के तो भाग्य फूट गए हैं जब से ये काली कलूटी लंबे हाथ वाली बहू इस घर के अंदर आई है। मैं तो कहता हूँ इसे निकाल फेंको यहाँ से। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये सब तो किस्मत का लेखा जोखा है। शायद ये सब हमारी किस्मत में होना लिखा था, इसलिए ये सब हो रहा है। इसमें हमारी बहू का कोई कसूर नहीं है। अपनी माँ को अपनी काली पत्नी की तरफदारी करते हुए देख सुमित को गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। इसी के चलते सुमित को घर से गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो जाता है और वो घर पर नहीं आता। जिसके चलते अंजलि परेशान होकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुमित जी को गए हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक तो वो घर पर भी नहीं लौटे। मुझे तो उनकी बहुत ज्यादा चिंता खाई जा रही है। आखिर वो कब आएंगे? बहू, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तो हमेशा गुस्सा होकर घर से चला जाया करता था। चिंता मत कर, कुछ ही दिनों में वो आ जाएगा। तभी मौसम बिगड़ने लगता है। मौसम ठीक नहीं चल रहा है, काम करती हूँ, लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। कलावती लकड़ियाँ लेकर आती है और अपनी बहू को दे देती है। जिसके बाद उसकी काली बहू अपने लंबे लंबे हाथों की मदद से झटपट खाना बना रही होती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है और घर में पानी टपकने लगता है। ये क्या, घर में तो पानी टपक रहा है। ओहो, अब मैं पहले खाना बनाऊं या फिर पानी को टपकने से रोकूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजलि खाना बनाती रहती है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जिसके बाद अंजलि अपने लंबे हाथों की मदद से दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखती है, वहाँ उसका पति उसकी गोरी सौतन के साथ खड़ा होता है। ये देखते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर कलावती आती है और अपने बेटे को एक दूसरी औरत के साथ खड़ा हुआ देख उससे कहती है, अरे बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने अपनी ही पत्नी को इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर उसने तेरी सेवा करने में कौन सी कसर छोड़ दी थी? जिसे आप मेरी पत्नी कहती हो वो मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है। जरा आप ही बताओ।
इसके जितनी काली और बदसूरत लड़की के साथ चलने में मुझे कितनी शर्म आएगी। ऊपर से इसके इतने लंबे हाथ हैं, बिल्कुल जिराफ की गर्दन जैसे। आज से आशा मेरी पत्नी है और ये इसी घर में रहेगी। अगर किसी को इस बात से दिक्कत है तो वो इस घर से जा सकता है। सुमित की बात सुनकर अंजलि रोने लगती है, जिसके बाद वह फौरन एक कलश में चावल भरकर तैयार करती है और दरवाजे के सामने रख देती है। जिसके बाद वह अपनी गोरी सौतन से कहती है, रुक जाओ, इस तरह अंदर मत आना, ये तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारा स्वागत अच्छे से होना चाहिए। अंजलि रोते हुए अपनी गोरी सौतन का स्वागत अच्छे से करती है, लेकिन उसकी गोरी सौतन आशा उसके ऊपर बहुत घमंड दिखाती है और जोर से कलश में लात मारकर अंदर चली आती है। ओ माय गॉड, कितना गंदा हो रहा है तुम्हारा घर। वैसे सुमित, तुम्हारा कमरा कहाँ है? मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। सुमित आशा को उसके कमरे में ले जाता है, जिसके बाद आशा जैसे ही कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटती है तो छत से पानी उसके मुंह पर टपकने लगता है। व्हाट रबिश, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह मैं इस घर में कैसे रहूंगी? कभी घर में गंदगी तो कभी घर की छत से पानी बिस्तर पर टपक रहा है। आशा के नखरे देखकर सुमित हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो आशा को खुश कर सके, लेकिन आशा उसके ऊपर धीरे धीरे अपने नखरे दिखाती ही रहती है। तुम इतने गरीब हो, मैंने तो अपनी किस्मत ही फोड़ ली तुमसे शादी करके। अरे परेशान क्यों होती हो मेरी जान? देखो मैं तुम्हारा यहाँ बिस्तर लगा देता हूँ। यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, बस आज रात किसी तरह एडजस्ट कर लो, कल तुम्हें किसी अच्छे से घर में शिफ्ट करवा दूंगा। एक बार को आशा उसकी बात मान लेती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में बारिश की वजह से लाइट चली जाती है और उसे बहुत ज्यादा मच्छर काटने लगते हैं। मैं तो परेशानी हो गई हूँ। एक रात काटनी तुम्हारे साथ कितनी बड़ी हो गई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर और तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। सुमित का एक हफ्ते का प्यार एक दिन भी नहीं टिक पाता, जिसके बाद उसकी गोरी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तभी वहां अंजलि आती है और अपने पति सुमित के आंसू पोंछती है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैंने तुम्हें गलत समझा। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आज से मैं तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा दिया करूंगा। सुमित को समझ आ जाती है, जिसके बाद वह अंजलि को उसकी जगह दे देता है। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी एक अच्छी जगह लग जाती है, जिसके बाद उसकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो अब अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सोलापुर के छोटे से गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थी, जिनमें से एक काली थी और एक बहुत ज्यादा गोरी। गोरी वाली को अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड था और वो हमेशा अपनी काली बहन को खूब ताने दिया करती थी। ओहो, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए? यहीं पर तो रखे थे। वो ड्रेस मुझे वो ड्रेस पहननी थी, कहीं दिख नहीं रही। रूपा अपनी ड्रेस ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नजर अपने बेड के कोने की तरफ पड़ती है, जहाँ उसकी वो ड्रेस जमीन पर गिरी होती है। लगता है रात को इसे यहाँ रखकर भूल गई होंगी, तभी ये नीचे गिर गई है। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, पार्टी में भी जाना है। रूपा तैयार होने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी बहन रेखा आती है और उससे पूछती है, अरे रूपा, देखो जरा मैं कैसी लग रही हूँ, पार्टी के लिए ये वाले कपड़े ठीक है ना? रेखा ने नारंगी कलर की ड्रेस पहनी होती है। उसके काले रंग पर वो ड्रेस बहुत अजीब लगती है, लेकिन रूपा उसे सही बताने की जगह उससे कहती है, अरे वाह मेरी बहन, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। आज तो पूरी पार्टी में तुम ही दिखोगी। चलो, अब तुम तो सुंदर बन गई हो, अब मैं भी कुछ पहनकर अच्छा सा सुंदर बन जाती हूँ। तुम्हारा मुकाबला मैं कहाँ कर सकती हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो पहले इतनी सुंदर हो, बल्कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। भगवान ने तुम्हें बहुत ही सुंदर बनाया है। रूपा रेखा का कोई जवाब नहीं देती और तैयार होने के लिए चली जाती है। तैयार होने के बाद रूपा पार्टी में जाने के लिए निकल रही थी कि तभी उसकी माँ सरला उसके पास आती है और उससे कहती है, रुको रूपा, तुम अकेली क्यों जा रही हो? अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाओ, वो अकेली जाएगी, कहीं खो ना जाए। उसे ज्यादा बाहर के बारे में पता नहीं है। और हाँ सुनो, अपनी जुड़वा बहन को हमेशा अपने पास ही रखना। ये सुनते ही रूपा का मुंह बन जाता है, जिसके बाद रूपा को ना चाहते हुए भी अपनी काली बहन रेखा के साथ पार्टी में जाना पड़ता है। पार्टी में पहुंचते ही रूपा अपनी काली बहन रेखा को अकेला ही छोड़ देती है। इस काली कलूटी को यहीं पर छोड़ देती हूँ, वैसे भी अगर ये मेरे साथ में रहेगी तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी। रूपा अपनी बहन को छोड़कर पार्टी में एंजॉय करने पहुंच जाती है। बेचारी रेखा अकेले परेशान हो जाती, जिसके चलते वो पार्टी में कोने में ही बैठी रहती है। देखते ही देखते पार्टी खत्म होने लगती है, जिसके बाद रेखा रूपा के पास जाती है और उससे घर चलने के लिए बोलती है। तभी रूपा के सभी दोस्त रेखा के कालेपन का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके चलते बेचारी रेखा बहुत उदास हो जाती है और वो वापस अपने घर आ जाती है। ये सब देखकर सरला को बहुत दुख होता है और वो अपने मन ही मन सोचती है, ऐसा और कब तक चलता रहेगा? रूपा को जरा भी समझ नहीं है कि उसे अपनी छोटी बहन के साथ किस प्रकार बर्ताव रखना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, मुझे इन दोनों की शादी एक ही घर में करवा देनी चाहिए।
रूपा ऐसा सोचकर अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसे एक ऐसे घर से रिश्ता आता है जहाँ बिल्कुल उसी की बेटियों की तरह दो भाई होते हैं, जिनमें से एक काला और एक गोरा होता है। तुम दोनों के लिए मैंने लड़के ढूंढ लिए हैं, आज वो तुम्हें देखने घर पर आ रहे हैं, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। मुझे तो कोई भी हंसते हंसते पसंद कर लेगा, लेकिन अपनी इस काली कलूटी बेटी के लिए सोचो, पता नहीं कोई इसे पसंद करेगा भी या नहीं। रूपा ऐसा बोलकर तैयार होने चली जाती है, जिससे बेचारी रेखा का खिला हुआ चेहरा मायूस हो जाता है। तभी सरला उसे कहती है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी। सरला के हौसला देने पर रेखा को थोड़ा हौसला मिल जाता है, जिसके बाद कुछ ही देर में ओमवती अपने दोनों बेटों के साथ सरला की दोनों बेटियों को देखने चली आती है, जिसके बाद दोनों लड़के लड़कियों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। और देखो सरला बहन, मेरे दोनों बेटों को तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। फिर मेरी तरफ से भी पक्का है, आप भी अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, मैं भी कर देती हूँ। सरला के ये कहने के बाद ओमवती अपने दोनों बेटों के साथ चली जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की रस्म शुरू हो जाती है, लेकिन शादी से एक दिन पहले मेहंदी वाली रात पर रूपा की सहेली मुस्कान उससे मिलने आती है और उससे कहती है, अरे वाह रूपा, तेरा होने वाला पति तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत गोरा भी है, लेकिन इसका भाई बिल्कुल तेरी बहन की तरह काला है, लगता है तेरी माँ ने बहुत सोच समझ कर तुम्हारा रिश्ता किया है, अब तो अपने गोरे पति के साथ बहुत अच्छे से सुहागरात बनाएगी। इतना सुंदर पति है मेरा, अरे सुहागरात वाले दिन तो मैं आग लगा दूंगी। दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें करते हुए हंस रही होती हैं, तो वहीं रेखा थोड़ी मायूस होती है। अगले दिन उनकी शादी होती है और वो दोनों अपने पतियों से शादी करने के लिए तैयार होकर बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में उन दोनों के पति सहरा बांध के मंडप में बैठे होते हैं। दोनों की शादी होकर वो अपने ससुराल विदा हो जाती है, जहाँ उनकी सास उनका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है, आज से तुम दोनों इस घर की बड़ी और छोटी बहू हो। निखिल, सूरज, जाओ अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाओ। सूरज रंगत से काला था, वो घर का छोटा बेटा था। सूरज अपने साथ रूपा को ले जाने लगता है, लेकिन तभी रूपा कहती है, अरे देवर जी, ये क्या, आते ही आपने मजाक करना शुरू कर दिया, मेरे पति तो निखिल जी है ना। ये सुनकर ओमवती कहती है, नहीं बहू, तुम्हारी शादी इस घर के छोटे बेटे से हुई है, क्योंकि निखिल ने तुम्हारी बहन रेखा को पसंद किया था। हाँ, मुझे रेखा की सादगी और रेखा का व्यवहार बहुत पसंद आया, जिसके चलते मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर रूपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद सूरज उसे अपने घर के ऊपर वाले कमरे में ले आता है। देखो, मुझसे दूर रहना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना काला होगा। अरे जरा मुझे देखो और अपने आप को देखो। यह तुम क्या कह रही हो, गोरा और काला रंग कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर सूरज रूपा का हाथ पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी रूपा उसे झटक देती है और गुस्से से कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी आज सुहाग रात होगी तो इस गलतफहमी में मत होना, मैं तुम्हें अपने आप को छूने भी नहीं दूंगी। एक तरफ रूपा अपने काले पति से लड़ रही होती, तो दूसरी तरफ उसकी काली बहन नीचे वाले कमरे में अपने पति के साथ खुशी खुशी बातें कर रही होती है। तभी अचानक से ऊपर वाले कमरे से रूपा के चिल्लाने का शोर आने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जैसे ही सांप रूपा को काटने वाला होता है, सूरज सांप के आगे आ जाता है, जिससे सांप सूरज को डस लेता है। तभी घर के सभी सदस्य भागते हुए ऊपर वाले कमरे में आते हैं, लेकिन तब तक सांप वहां से भाग जाता है। अपनी जान पर खेलकर सूरज रूपा को बचा लेता है। ये देखकर रूपा के मन में सूरज के लिए जगह बन जाती है। तभी निखिल फौरन सूरज को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां जहर से बचने के लिए डॉक्टर सूरज को इंजेक्शन लगाते हैं और सूरज ठीक हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। माफी मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सूरज रूपा को माफ कर देता है, जिसके बाद रूपा सूरज के साथ ऊपर वाले कमरे में रहने लगती है और रेखा अपने पति निखिल के साथ नीचे वाले कमरे में रहने लगती है और दोनों अपनी शादी के दूसरे दिन पर अपनी सुहागरात मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।